साहेबगंज विधानसभा की स्थिति इतनी जर्जर क्यों है जी। मैं साहेबगंज की स्थिति का जिम्मेदार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानता है। मैं सारी जनता को कहीं ना कहीं अगर जनता थोड़ा सा इस पे मंथन करे तो इसके इस स्थिति में होने का कारण हम सब हैं। सबसे बड़ी बात मैं जहाँ भी था, जहाँ से अपने पैतृक आवास पर आया, और इसलिए मैंने पद यात्राएं की या मैं पद यात्रा कर रहा हूँ या और करूँगा, क्योंकि मैं मूलभूत सुविधा जो नहीं उन तक पहुँची है, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, मैं उनको समझना चाहता था। मैंने बहुत लोगों को बोला आप मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरी विचारधारा से जुड़िए, चीज़ों को समझिए, और अकेला मुकेश सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। पूरे विधानसभा में कम से कम ऐसे हजारों मुकेश सिंह को जन्म लेना होगा, तब जाके हम अपने विधानसभा को बदल पाएंगे, हम बिहार को बदल पाएंगे, अपने देश को बदल पाएंगे। आपके सामने एक नेता आता है, वो आपको वादे करता है, आप उस पर विश्वास करते हैं, और अगली बार अगर वो फिर आता है तो इसमें मैं फिर जनता को दोषी मानता हूँ। 76 साल 1950 संविधान बना, आज 76 साल के बाद आज भी भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी रोज हमारा चुनावी मुद्दा होता है, हम सड़क देंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे। 76 साल क्या ये समय काफी नहीं था इन सब मूलभूत सुविधाओं को बनाने के लिए? क्या और आपको 100 साल चाहिए सड़क बिजली पानी देने के लिए? यह विडंबना है, ये घोर विडंबना। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं लाइफ फॉर नेशन के लिए अभिषेक राज, और आप लोग तो इन व्यक्ति को तो जानते होंगे क्योंकि आजकल ये काफ़ी सुर्खियों में है, और ये अपने विधानसभा यानी साहेबगंज विधानसभा 98 क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी में है, और इनका चेहरा यूँ कहें तो अभी बहुत सुर्खियों में है क्योंकि अभी फिलहाल पद यात्रा कर रहे हैं अपने विधानसभा में। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल में। अभिषेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का और ये पॉडकास्ट करने के लिए। देखिए, हम आपके लिए कुछ सवाल तैयार किए हुए हैं जी, और उस सवाल पे हम कुछ मैंने जो सवाल करें उसका जवाब आपको देना है। बिल्कुल। पहला सवाल आपके लिए है कि आपकी विधानसभा की स्थिति इतनी खराब क्यों है, और इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सवाल तो आपका बहुत ही उत्तीर्ण है अभिषेक जी। साहेबगंज विधानसभा की स्थिति इतनी जर्जर क्यों है जी। मैं साहेबगंज की स्थिति का जिम्मेदार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानता है। मैं सारी जनता को कहीं ना कहीं अगर जनता थोड़ा सा इस पे मंथन करे तो इसके इस स्थिति में होने का कारण हम सब हैं। मैंने हम सब हैं, सारी पूरी की पूरी जनता, मैं, मेरा परिवार, जो भी लोग इस साहेबगंज में रहते हैं, हम सब दोषी हैं। किसी एक व्यक्ति से आप अपना घर नहीं बिगाड़ सकते, किसी एक व्यक्ति के निर्णय से आप अपना देश, अपना राज्य नहीं बर्बाद कर सकते। इसमें बहुत बड़ा योगदान जनता का होता है, और जनता बहुत भोली भाती, मतलब ये बहुत भोली भाली जनता है। बिहार की जनता खासकर, क्योंकि मजबूरी है, ये शिक्षित नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग बिहार में शिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से सही और गलत का फैसला इनको नहीं पता है। अब जब आपको सही और गलत के बीच फैसला पता नहीं होगा तो आप अपना मार्गदर्शक या तो सही चुनेंगे या तो गलत चुनेंगे। तो ये हम जनता अपना भाग्य खुद लिखती है, और मैं इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देख रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की गलती है। बहुत बड़ी गलती इसमें हम लोगों की है, जिसे हमको सुधारना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, अब तक के जनप्रतिनिधियों ने तो वादे किए हैं और निभाए नहीं, जनता आप पर क्यों भरोसा करेंगे, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, सवाल आपके वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूं इस तरह के सवाल जनता से आए, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि मेरा जवाब जनता तक जाए। अभिषेक जी, लोग मुझ पे क्यों विश्वास करें ये तो बाद में बात आएगी। सबसे पहले लोगों को खुद पे विश्वास करना होगा, ठीक है? आपको समझना होगा कि आपके सामने कितने प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी का क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोच रखते हैं। गांव देहात जहां भी आपके सामने कोई पद यात्रा करने आए, मैं सभी साहेबगंज वासियों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, 100 रुपए का सिर्फ स्टैम्प पेपर खरीद ले एक ग्राम पंचायत में, और उसमें आप जो भी 5 साल के वादे करने आपके प्रत्याशी आ रहे हैं लिखवाएं, और नीचे कह दे कि अगर 5 साल में यह पूरा नहीं होगा तो हम आप पे मानहानि का दावा करेंगे। क्योंकि वो एक ग्राम पंचायत में माने अगर 10-20 हजार लोग रहते हैं तो वो अपना भविष्य 5 साल के लिए एक नेता के झोली में डालते हैं। तो मैं ये सबसे बोलूंगा, सवाल करें। आपके जो प्रत्याशी आए वो हाथ जोड़कर नमस्कार कर दे, आप उनको ठीक बा नहीं, आप उनसे अपनी अधिकार के बारे जानकारी ले कि इन 5 वर्षों में आप क्या बदलने वाले हैं, जो आप पिछले 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष में नहीं बदले। तो ये जनता मालिक होती है, आपको पूछने का अधिकार है। 20 मिनट 30 मिनट आप बैठाएं उस प्रतिनिधि को और उनसे पूछे पूरे 5 वर्ष का हमें रोड मैप बताइए। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करेंगे, आप उद्योग कैसे लाएंगे, इन सब चीजों पे आपको
आपको कहीं ना कहीं वार्तालाप करनी होगी, तब जाके हमारा बुनियाद बदलेगा और हमारा जनता का जीवन बदलेगा। अच्छा, आपके विधानसभा में सड़क, अस्पताल और शिक्षा की हालत बदतर है जी, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे जरूरी अगर जब भी एक माँ, बहन, बेटी पढ़ती है तो क्या है, वो अपने क्षेत्र को सुनहरा बनाती है। एक बेटी जब पढ़ती है तो वो 2 घरों को बनाती है, एक अपने पिता के घर को और एक अपने पति के घर को। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारी बेटियां पढ़ें, हमारी बहनें पढ़ें, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर माताएं भी पढ़ना चाहें तो बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो आज भी माताएं पढ़ सकती हैं, अलग अलग क्षेत्र के। तो सबसे जरूरी है कि शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होगा, सबसे पहली प्राथमिकता की अच्छी शिक्षा हो तो हम आने वाली नस्ल को बचा पाएंगे। अच्छा, निर्दलीय होकर विधानसभा में जाएंगे तो इन समस्या को सुलझाने के लिए आपको रोड मैप पे क्या है, माने सुलझाने का क्या तैयार किए हैं आप रोड मैप? सबसे बड़ी बात, मैं जहां भी था, जहां से अपने पैतृक आवास पर आया, और इसलिए मैंने पद यात्राएं की या मैं पद यात्रा कर रहा हूं या और करूंगा, क्योंकि मैं मूलभूत सुविधा जो नहीं उन तक पहुंची है, जो जमीनी समस्याएं हैं, मैं उनको समझना चाहता था। मैंने बहुत लोगों को बोला, आप मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरी विचारधारा से जुड़िए, चीजों को समझिए, और अकेला मुकेश सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। पूरे विधानसभा में कम से कम ऐसे हजारों मुकेश सिंह को जन्म लेना होगा, तब जाके हम अपने विधानसभा को बदल पाएंगे, हम बिहार को बदल पाएंगे, अपने देश को बदल पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे जैसे सोचने वाले, मुझे 1000 लोग चाहिए मेरे विधानसभा को बदलने के लिए, तब मेरी लड़ाई जबरदस्त होगी। हमें जीतना किसी दूसरे से नहीं है, हमें जीतना अपने विधि व्यवस्था से है, हमें जीतना खुद के साथ होगा। अगर हम आने वाला भविष्य अपने बच्चों के लिए एक नया कल, एक अच्छा कल बनाना चाहते हैं तो 1000 मुकेश सिंह चाहिए मुझे। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र की जनता विकास के नाम पर बार बार ठगी गई है, तो आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप? मैंने कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष की बड़ाई या हिनाई दोनों में नहीं करूंगा। आपके सामने एक नेता आता है, वो आपको वादे करता है, आप उस पर विश्वास करते हैं, और अगली बार अगर वो फिर आता है तो इसमें मैं फिर जनता को दोषी मानता हूं। अगर मैं आया आपके समक्ष, मैंने ये 5 वादे किए, स्कूल दूंगा, शिक्षा दूंगा, टीचर दूंगा, ये बहाली वो बहाली, जात पात, जब तक आप सब इन सब चीजों को नहीं पीछे छोड़िएगा, आप ये मान के चलें कि हमारी जिंदगी रोज पटरी दर पटरी हम पीछे जाते चले जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इन सब चीजों को छोड़ना होगा। माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को यह समझना होगा कि सिर्फ एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। दूसरा धर्म है विकास, तीसरा धर्म है, हम लोगों को इन सब चीजों को समझना होगा कि इसके अलावा कोई जात पात नहीं होती। अगर मान लीजिए दलित का बेटा कलेक्टर बनता है पढ़ के, तो आप उसके प्रति हमारे हृदय में एक इज्जत होनी चाहिए। और मेरे जैसे समुदाय का मान लीजिए कोई फॉरवर्ड कास्ट से आता है, राजपूत से आता है, और उसका बैकग्राउंड अगर वो क्रिमिनल है या उस पर एलिगेशंस हैं, मर्डर हैं, रेप हैं, इस तरह के हैं, लेकिन वो बाबू साहब है, तो आप उसको वोट करेंगे। आप समाज को क्या दे रहे हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आपको इन जात पात की लड़ाई से बहुत ऊपर आना पड़ेगा अगर आप वाकई एक सुंदर विधानसभा, एक सुंदर राज्य और एक सुंदर देश बनाना चाहते हैं। अच्छा, पद यात्रा किए हैं जी, आप देखे होंगे सड़कें टूटी हुई जी, माने बुरा स्थिति जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक के जो चुनाव में आए वो सिर्फ राजनीति की है, उस पर क्या कहना है आप? सर देखिए अभिषेक जी, ये बहुत मतलब क्या मैं बोलूं, विडंबना है। आप अगर 2 दिन पहले का समाचार देखेंगे, जापान के प्रधानमंत्री, शायद अगर मेरा डेटा, क्योंकि मीडिया में बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है और आपको पता है मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता, प्रधानमंत्री जापान के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, कुछ परसेंटेज टैक्स टैरिफ में बढ़ गया था, तो उन्हें लगा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इससे पहले जापान के एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था क्योंकि 17 या 18 सेकंड के लिए बिजली चली गई थी। आप सिर्फ सोचे उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही कितनी है अपने जनता के प्रति। ठीक है, तो आप बस ये देखिए हम कहां हैं, हम इस विचारधारा में कहां हैं। 76 साल, 1950 संविधान बना, आज 76 साल के बाद आज भी भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी रोज हमारा चुनावी मुद्दा होता है, हम सड़क देंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे। 76 साल, क्या ये समय काफी नहीं था इन सब मूलभूत सुविधाओं को बनाने के लिए? क्या और आपको 100 साल चाहिए सड़क, बिजली, पानी देने के लिए? विडंबना है, ये घोर विडंबना। जज्बा होगा तो आप रात भर में कर सकते। अरे भाई क्यों, अभी मैं माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, युवा, उनके पिता का निधन हुआ स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का, वो देखे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया,
क्योंकि मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल में उनके क्षेत्र, उनका क्षेत्रफल बड़ा होता है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। वो नेमरा गांव को, उनके पिता का श्राद्ध करना था, उन्होंने रातों रात नेमरा जैसे गांव को स्वर्ग बना दिया। इसका मतलब प्रशासन कुछ भी कर सकती है, प्रशासन के पास इतना व्यवस्था है कि वो सारी चीजों को रातों रात बदल सकती है। लेकिन ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए बदले तो गलत है। ये सारी सुविधाएं जनता के लिए भी होनी चाहिए। अच्छा, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी होने का फायदा और नुकसान दोनों है, तो जनता को आप कौन सा भरोसा देंगे कि आपके पे मैंने पूरा फुल वादे में भरोसा करेंगे? वो क्या वादा? सबसे पहले तो ये निर्दलीय और पार्टी के विचारधारा को मैं आपको समझाता हूं। मैं किसी पार्टी से क्यों नहीं आना चाहता, आप चेक कर लें। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले, जनता दल यूनाइटेड से मिले, आरजेडी से मिले, जनसुराज से मिले, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहूंगा, किसी में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी भी बैसाख के द्वारा नहीं चलना चाहता। अगर आपको अपने लोगों तक सेवा पहुंचानी है, आप निर्दलीय पहुंचा सकते हैं। आपके पास एक विधायक जो पार्टी से हो या बिना पार्टी के हो, पावर दोनों के सेम होते हैं। तो मुझे मेरे लोगों को मदद करना, उसके लिए मैं विधायक ही काफी हूं, क्योंकि एक संवैधानिक पद मिलेगा आपको, आप सरकार में। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो विधानसभा में बिना पार्टी के दबाव के जनता की आवाज उठाएंगे, लेकिन क्या आपकी आवाज सुनी भी जाएगी? हमारे विधानसभा का कुल पॉपुलेशन वोटर लिस्ट के आधार पे, जहां तक मेरी जानकारी है, 2,90,000 वोटर हैं। और जो भी मेरी आबादी होगी, मान के चले कुछ लोग वोटर में नहीं होंगे, 3, 3.5, 4 लाख की आबादी होगी, तो आराम से आप 5 साल में सरकार करे नहीं करे, बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआईज हैं जो यहां आना चाहती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना चाहती हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अस्पताल बनाना चाहती है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके आगे हाथ जोड़ूंगा। स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, इन सारी मूलभूत सुविधाओं को मैं उनके आगे कहीं ना कहीं मेरा अनुभव, मेरे संपर्क से मैं अपने गांव में उन सबको लेकर आऊंगा। और इस विधानसभा को तो इतना वादा करता हूं, मैं जीतूं या हारूं, आप चमकता विधानसभा आने वाले 2 साल के बाद देखेंगे। जो एक प्राइवेट, अगर मैं हार गया तो मैं सरकारी बहुत सारी क्षेत्रों में हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा। लेकिन मैं प्राइवेट स्तर पे इतना विकास लाऊंगा कि लोग कहेंगे वाकई किसी ने काम किया है और काम किया जा सकता है। क्या बात है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे हम करना चाहेंगे जी, कि अगर आप अपने विधानसभा की बदहाली देखकर क्या महसूस करें, यानी गुस्सा, शर्म या बदलाव की प्रेरणा, बताइए लास्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात अभिषेक जी मैं आपको बताता हूँ, शर्म वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है अंदर से। गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता, मुझे रोना आता है। रोना आता है। मैं बहुत परेशान हूँ आपके लिए, मेरे लिए। आपका पूरा भविष्य आगे पड़ा है। मुझे चिंता होती है छोटे बच्चों को देख के, वो सड़क पे घूम रहे हैं, खाली पैर घूम रहे हैं, चप्पल नहीं है। मैं बहुत अंदर से, मतलब मुझे मेरा हृदय झिंझोड़ता है, मैं इनके लिए कब कुछ कर पाऊंगा। मैं रोज इंतजार कर रहा हूँ कितनी जल्दी चुनाव खत्म हो, इन सब चीजों से निकलूं, फिर मैं कर पाऊं। देखिए, वो हमारे बच्चे हैं, वो भगवान का रूप है भी, उनको पता भी नहीं उनके आगे आने वाला जीवन कैसा होगा। मैं सबसे ज्यादा अगर चिंता हूं तो आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। बस मेरा चिंता का विषय सिर्फ मेरे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी, मैं उनको बर्बाद नहीं होने देना चाहता।